हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डियर टीचर्स पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने स्वर और व्यंजन को पूरा पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम व्याकरण में ही कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखेंगे जहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे र के रूप जो होते हैं उससे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अब जो द्वित व्यंजन होते हैं, संयुक्ताक्षर होते हैं या व्यंजन गुच्छ होते हैं, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। वर्णमाला में जो शब्दकोश होता है, हिंदी का, उसमें कौन सा वर्ण आगे पीछे आता है उसके बारे में भी प्रश्न पूछता है। तो आज हम थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं हम अपना पहला टॉपिक क्या है हमारा, र के रूप। तो दोस्तों, र के जो रूप हैं वो 3 हैं। मुख्य रूप से कितने हैं र के रूप? 3 हैं। देखिए कौन कौन सा है। र का सामान्य रूप रेफ र, पदेन र। पदेन र में 2 होता है, ठीक है। एक ऐसे मतलब तिरछा लगता है और एक नीचे लगता है। इसमें भी हम बता रहे हैं आपको, यहाँ देखिए लिखा होगा मैंने कुल रूप। तो जो र का रूप होता है वो 4 होता है कुल, क्योंकि यहाँ देखिए पदेन र में आपको 2 डिवाइडेशन दिख रहा होगा, ठीक है। एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। अब देखिए इनका नाम क्या क्या है। र का सामान्य रूप यानी इसको लुंठित क्या कहते हैं? लुंठित कहते हैं, लुंठित र भी कहते हैं, ठीक है। रेफ र ऊपर लग गया। पदेन र जो होता है इसमें 2 होता है। तो जो ये है दोस्तों, ये पदेन र है, ठीक है। और ये जो है तिरछा वाला, इसको कहते हैं रडार, रडार र, ओके। अब देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। आते हैं हम अपने पहले पॉइंट पर। पहला पॉइंट हमारा र का सामान्य रूप या लुंठित, ओके। र का सामान्य रूप जो है, देखिए क्या दिया है। र के सामान्य रूप में र जो होता है स्वर सहित होता है, यानी आधा नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, ओके। कैसे होता है? ऐसे रहता है, पूरा र रहता है, ठीक है। और यह स्वर सहित व्यंजन के साथ प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो र है वो तो स्वर के साथ होता है। जैसे ये देखिए र है तो पूरा र रहेगा और स्वर सहित व्यंजन, आगे पीछे इसके पूरे व्यंजन रहेंगे, ओके। जैसे महाराजा, कमर, र जो है आधा तो है नहीं, ये स्वर के साथ है, ठीक है। और स्वर सहित व्यंजन भी लगे हुए हैं। नरक, बर्तन, सामान्यतः जो होता है यूज जहाँ र का पूरा वही होता है, र का सामान्य रूप या लुंठित र। अब देखते हैं रेफ का रूप। रेफ में हम देखते हैं क्या है। रेफ में है दोस्तों, रेफ यानी ऊपर से लगता है, किसी भी शब्द के शब्द नहीं, अक्षर के ऊपर रहता है, वर्ण के ऊपर लगता है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि यह जो र होता है ये स्वर रहित होता है, यानी र के नीचे हलंत लग जाएगा तब इसमें से स्वर हट जाएगा, तो वो हो जाएगा स्वर रहित होता है। और यह स्वर सहित व्यंजन के साथ प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिस पर यह लगेगा ऐसे, ठीक है। तो ये तो हो गया स्वर रहित, लेकिन जहाँ ये लगेगा वो स्वर सहित होगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए लिखा है एग्जाम्पल, कर्म, ठीक है। कर्म लिखा है तो क पूरा है, और ये देखिए म पे र है, रेफ र। तो रेफ र में जब तोड़ेंगे इसको तो म जो हो जाएगा, अगर हम अलग अलग करते हैं तो म स्वर सहित व्यंजन हो जाएगा। लेकिन जो र है रेफ र दोस्तों आधा रहेगा, स्वर रहित रहेगा इसमें, क्योंकि स्वर नहीं है, ओके। वैसे ही धर्म का बन जाएगा, मर्म का बन जाएगा, वर्ण का बन जाएगा, मतलब कोई भी शब्द अक्षर या शब्द रहेंगे तो जब रेफ र रहेगा तो वो अक्षर जो होगा, तो जिस पर ये लगा रहेगा वो स्वर सहित होगा और ये जो होगा स्वर रहित होगा। यही याद करने वाला पॉइंट है, एग्जाम में दे देगा कि कर्म को कैसे तोड़ के लिखेंगे, तो आपको बताना पड़ेगा। या पूछ देगा कि कर्म में कौन स्वर सहित है अक्षर और कौन स्वर रहित है व्यंजन या स्वर, ठीक है। आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है पदेन र। अभी हमने बताया ना कि कुल 4 भेद होते हैं। तो पदेन र में देखिए ये जो हो गया आपका, ये रडार हो गया, ये रडार हो गया, ऐसे जैसे मान लीजिए लिख दिया गया प्र, तो ये रडार हो गया। और ये देखिए तो मान लीजिए लिख दिया गया ट्र या ड्र, ठीक है। तो अब देखिए
पदेन र में जो र होता है, ठीक है, ये स्वर सहित होता है, स्वर सहित होता है यानी पूरा रहता है, जब तोड़ेंगे तो पूरा निकलेगा। और यह स्वर रहित यानी स्वर रहित व्यंजन के साथ प्रयुक्त या प्रयोग किया जाता है, यानी कि यह जिसके साथ यूज होगा वो जो अक्षर रहेगा वो स्वर रहित रहेगा, यानी वो आधा रहेगा। तो देखिए जैसे क्रम, तो क आधा है और र पूरा है, तो ये जब लगता है रडार वाला तो ये पूरा रहता है, ठीक है। प्रकाश, तो प्रकाश को भी जब तोड़ेंगे ना तो देखिए बता देते हैं, तो प्र करेंगे तो इज इक्वल टू प आधा हो जाएगा और र पूरा हो जाएगा, ठीक है। र जो होता है वो स्वर सहित हो जाएगा, अब प जो होगा वो स्वर रहित हो जाएगा, ओके। अब आते हैं इसी के दूसरे में कि ये वाला क्या होता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका रडार, रडार वाला हो गया। अब देखते हैं ये हो गया आपका पदेन। पदेन में देखते हैं क्या है, पदेन र यानी वही उसी का नाम है पदेन र। पदेन र दो प्रकार के, एक तो ये पदेन र हो गया, पदेन र हो गया, और ये देखिए ये रडार, इसको कहीं कहीं रडार लिखता है, सॉरी दोस्तों, रडार लिखता है और इसको पदेन लिखता है, ओके। तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट है कि किसके साथ क्या यूज होता है। तो आप देखेंगे पदेन र दो तरह के होते हैं, तो हमने पहले ही बताया कि रडार और पदेन। तो ये हो गया रडार, ये रडार हो गया तिरछा वाला, और ये हो गया पदेन, ओके। ये हो गया पदेन और तिरछा वाला हो गया रडार। तो देखिए जो रडार र है वो खड़ी पाई वाले वर्णों के साथ प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि सॉरी प, मान लीजिए लिखना हो क, ओके, तो ये इन्हीं के साथ ऐसे लग जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पदेन र होता है, तो ये तो रडार र हो गया, लेकिन जो पदेन र होता है वो गोलाकार वर्णों में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। गोलाकार वर्णों में पदेन र ऐसे लगता है, ऐसे बनता है, ठीक है। तो जैसे लिख दिया गया ट्रक, तो ये हो गया ट्रक। इसमें भी जब तोड़ेंगे ना तो व्यंजन जो होगा ट, ये जो हो जाएगा ये व्यंजन आधा हो गया यानी स्वर रहित हो गया, लेकिन जो ये र रहेगा ये पूरा रहेगा यानी स्वर सहित हो गया, ठीक है, स्वर सहित हो गया। अब क तो पूरा रहेगा ही रहेगा। आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है हमारा, ये देखिए ये क्या है, ये एक चार्ट बनाया हुआ है, इसका उपयोग हम बताते हैं आपको। जैसे कि किसी भी अक्षर को या वर्ण को आधा करने के लिए यानी स्वर रहित करने के लिए कैसे उसको किया जाता है, स्वर रहित करने के लिए कैसे उसको लिखा जाता है, ठीक है, या कहाँ पर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया खड़ी पाई के साथ वर्ण, खड़ी पाई को बिना पार किए, उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या है दोस्तों 22। यानी खड़ी पाई तो हो, जैसे कि खड़ी पाई हो गई आपकी ज हो गया, प हो गया, ये खड़ी पाई है ना, श हो गया, और दिया है कि खड़ी पाई को बिना पार किए, मतलब उस पार न जाने पाए। जैसे कि देखिए ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, च हो गया, ये सब जो हैं ये खड़ी पाई के साथ वर्ण है लेकिन खड़ी पाई को पार नहीं किए हैं, तो इनकी संख्या वर्णमाला में 22 है, ओके। कितनी है, 22 है। देखिए ये गोला बना करके हमने मेंशन किया हुआ है कि ये जो गोला बनाया हुआ है पिंक कलर का, ये हो गया ऐसा वर्ण जो खड़ी पाई के साथ है और खड़ी पाई को पार नहीं किए हैं, लेकिन ठीक है। अगला देखते हैं वही कि खड़ी पाई के साथ लेकिन उसको यानी खड़ी पाई को पार कर दिया है, तो पार कर दिया, देखिए ये पिंक बना दिया है, लेकिन नहीं, मैंने इसको ये रेक्टेंगल में बताया है, ठीक है, रेक्टेंगल या स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है, स्क्वायर में है। तो इसके 2 वर्ण हैं वर्णमाला में, ठीक है, ऐसे किया हुआ है, ब्लैक पेन से वर्ग बनाया हुआ है। उसमें क्या क्या है आपका, उसमें है आपका खड़ी पाई को पार कर दिया हो यानी ऐसे क, और आपका आ जाएगा फ। 2 ही वर्ण हैं वर्णमाला में, ओके, 2 वर्ण आ गए आपके क और फ। ये याद करने वाली चीज़ है, ये पूछ सकता है, ये भी जब उसको प्रश्न घुमाना रहेगा तो कहीं से भी पूछ देगा। अब देखिए गोल वर्ण, तो पूरे वर्णमाला में गोल वर्ण कौन कौन से हैं,
तो देखिए गोल वर्ण को मैंने उसमें डॉटेड कर दिया है ग्रीन कलर से। ओके, अंग, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, ह, ये सब जो हैं गोल वर्ण हैं। अब गोल वर्ण को खड़ी पाई को पार करके, खड़ी पाई को बिना पार किए, इन सभी को आधा कैसे लिखना है उसी का बस बताना है कि कैसे होता है। देखिए, और गोल वर्ण की संख्या कितनी है? 8 है। ओके, आते हैं हम अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा यानी नियम नंबर 1। अब देखिए 2-3 नियम हैं इसके। नियम नंबर 1 में क्या है? ऐसे सभी व्यंजन जिसमें खड़ी पाई है, ठीक है, जिसमें खड़ी पाई हो यानी ऐसे हो, और खड़ी पाई को लांघ कर आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा है यानी क्रॉस नहीं किया हुआ है, जैसे ख, ग, घ, च, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसमें देखिए, तो उनकी कुल संख्या 22 से पीछे बताएं। इन व्यंजनों को आधा लिखने के लिए या स्वर रहित करने के लिए खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। समझ गए? जैसे ख है, अगर ख को आधा करना है तो या तो आप ऐसे करेंगे, लेकिन ऐसे हर जगह नहीं होता है, तो आप इस खड़ी पाई को ही हटा देंगे। इस खड़ी पाई को हटा देंगे तो ये हो जाएगा। यही इसका नियम है। ग है, ग पूरा है, तो जब इस खड़ी पाई को हटा देंगे तो ये आधा हो गया। घ है, जब वही पूरे घ को और जब इसको हटा देंगे तो आधा घ हो गया यानी स्वर रहित हो गया। ये नियम नंबर 1 हो गया। इजी है, बस बताने के लिए एक वो है। देखिए अब नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 में क्या है? 1 मिनट दोस्तों। नियम नंबर 2 में देखिए अब क्या है? ऐसे व्यंजन जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग तो हुआ है किंतु वर्ण उस खड़ी पाई को लांघकर आगे की तरफ बढ़ गया, यानी 2 वर्ण बताए थे हमने वर्णमाला में, 2 वर्ण क और फ, यही ऐसे 2 वर्ण हैं जो खड़ी पाई को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ गए, यानी उनकी पूंछ आगे बढ़ गई है। इन वर्णों को आधा लिखने के लिए खड़ी पाई के आगे बढ़े हुए वर्ण को आधा कर देते हैं, यानी जो इनकी पूंछ है, जैसे ये जो इनकी पूंछ लटक रही है क और फ की, तो इन्हीं पूंछ को आधा कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएंगे स्वर रहित। ओके, जैसे क्यारी, क्यों, मुफ्त। ओके, अब आते हैं तीसरे नियम पर। तीसरा नियम क्या है? 1 मिनट, तीसरे नियम में देख लेते हैं। ऐसे सभी वर्ण जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं हुआ हो, ठीक है, तो गोल वर्ण आ जाएंगे आपके। वही ऐसे वर्ण हैं जो जिसमें खड़ी पाई का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसे वही वर्ण हैं गोल वर्ण जो हैं। तो देखिए र को छोड़कर शेष जो बचे हैं उन सभी को गोल वर्ण कहा जाता है, ठीक है। इन सभी 8 हैं गोल वर्णों को, इन सभी 8 वर्णों को आधा करने के लिए इन वर्णों के नीचे हल का चिन्ह लगा देते हैं, यानी हलंत का चिन्ह ऐसे लगता है। तो जैसे टट्टू, ठीक है। मान लीजिए लिखना रहेगा छठू, ठू, और आधा करना है तो छठू, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये तीसरा नियम हो गया। आते हैं हम द्वित्व क्या होते हैं, द्वित अक्षर या द्वित वर्ण क्या कहलाते हैं। द्वित यानी 2, द्वित यानी 2। तो देखिए क्या है, यदि कोई वर्ण आधा हो और उसी आधे वर्ण में वही वर्ण स्वर सहित प्रयुक्त, यानी एक वर्ण जो होगा वो स्वर रहित होगा और एक जो रहेगा वो स्वर सहित होगा। अभी हमने स्वर रहित करने का तरीका बताया ना, जैसे ये क है, इसको स्वर रहित करना है तो ऐसे हो गया, और स्वर सहित करना है तो ये स्वर सहित हो गया। तो वही कह रहा है कि एक जो हो वो स्वर रहित हो और एक जो हो वो स्वर सहित हो, एक स्वर रहित हो यानी स्वर न हो और एक स्वर सहित हो। तो देखिए वही वर्ण स्वर सहित संयुक्त हुआ। यदि कोई वर्ण आधा हो, आधा का मतलब वही कि उसमें स्वर ना हो, और उसी आधे वर्ण में वही वर्ण स्वर सहित
संयुक्त हुआ हो या मिला हुआ हो उसे हम द्वित अक्षर कहते हैं। जैसे कक्का, तो क फिर आधा क फिर पूरा क, कक्का। ठीक है, आधा और पूरा ओके स्वर के साथ आया है। द्वित का अर्थ होता है 2 बार, नोट कर लेना है। अगर पूछ देगा कभी ऐसे कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है 2 बार। आते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ थोड़ा सा, जब एक ही वर्ण 2 बार आए, एक बार आधा और एक बार पूरा, और दोनों संयुक्त हो जाएं तो वे द्वित कहे जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है, मम्मी, आधा म और पूरा म, पक्का, बिल्ली। सेम वर्ड होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे कि यहाँ म हो यहाँ प हो जाए। ठीक है, तो आपको मम्मी, पक्का, सब में एक ही वर्ण सेम वर्ण है, एक आधा है एक पूरा है। आते हैं हम अपने अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा हिंदी शब्दकोश में वर्णों का क्रम। तो देखिए वर्णमाला तो आपकी अ से शुरू होती है, लेकिन जो वर्णों का क्रम है शब्दकोश है, हिंदी डिक्शनरी जो कहा जाए शब्दकोश, तो वो दोस्तों अनुस्वार पहले आता है, देन अनुनासिक आता है और उसके बाद विसर्ग अह। ठीक है, विसर्ग आता है। ठीक है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, उसके बाद अ आ इ ई ये सारे स्वर आते हैं। अब देख लेते हैं संयुक्ताक्षर भी होते हैं हमारे वर्णमाला में। तो अब देखिए, फिर क तो होता है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको क्षत्रिय देखना हो, ओके सॉरी एक सेकेंड, ये देखिए, तो यहाँ पर मेनली इसी के लिए बताया गया है। वैसे तो आपको सब पता होगा, क ख ग घ अंग ये सब सबको पता है कि इक्वली कैसे आता है, लेकिन यहाँ देख लीजिए कि जो छ है उसको क वर्ग में ढूंढेंगे। ठीक है, च छ ज ज्ञ, ज्ञ जो है वो च वर्ग में आएगा। ठीक है, श तो देखिए श्र जो है इस वर्ग में आ जाएगा, त्र वर्ग नहीं, यहाँ इस लाइन में, यानी ये वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, अंतर्गत नहीं आता है, उष्म के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये श उसमें आ जाएगा। त है तो इसमें त्र, इस त्र को त वर्ग में ढूंढेंगे। ठीक है, त के बाद ये आएगा। ठीक है, अब देखते हैं, ओके अब देखते हैं आगे। ये तो हो गया कि कौन सा वर्ण कहाँ आता है वर्णमाला में। मेनली ये इम्पॉर्टेंट है, संयुक्ताक्षर जितने हैं, एक सेकंड दोस्तों, जो संयुक्ताक्षर है इनकी पोजीशन कहाँ है वर्णमाला में, ये इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक पॉइंट है कि पहले अनुस्वार, देन अनुनासिक और विसर्ग ये पहले आते हैं, उसके बाद सारे स्वर आएंगे। ठीक है, आते हैं थोड़ा सा एक और पॉइंट है अमानक वर्ण। कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा अमानक वर्ण कहा जाता है। अमानक जो अब प्रचलन में नहीं है, पहले था लेकिन अब उसको यहाँ पर मान्य नहीं किया जाता है। तो देखिए अमानक वर्ण की परिभाषा छोटी सी है, वे सभी वर्ण जो वर्तमान में हिंदी वर्णमाला के दृष्टिकोण से मान्य नहीं है वे अमानक वर्ण कहलाते हैं। नोट, वे सभी वर्ण जो पूर्व में तो मान्य थे, वही बताया जो अभी मैंने, किंतु हिंदी वर्णमाला में अब उनको स्थान नहीं दिया गया है, वे अमानक वर्ण कर। पहले देखिए झ जो होता था ऐसे लिखा रहता था। ठीक है, पहले एक आता था झूला नाम का डालडा, उस पे झूला ऐसे लिखा रहता था, तो हम लोग को लगता था कि ये भूला लिखा हुआ, लेकिन नहीं, ये झ का रूप है। तो झ परिवर्तित होकर ऐसे हो गया, तो अब ये अमान्य हो गया है और ये मान्य है। ठीक है, तो ये अमानक हो गया, ये मानक हो गया। कुछ लोग अभी भी ल ऐसे लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ये अमानक हो गया है। ठीक है, और ये मानक है। अब आते हैं, एक पॉइंट है कि विसर्ग युक्त शब्दों में विसर्ग के ऊपर से सिरोरेखा कभी भी नहीं गुजरती है। जैसे दुख लिखा है तो यहाँ देखिए पूरा सिरोरेखा लगा दी गई है, लेकिन नहीं, द अलग और ख अलग, ऐसे दुख, क्योंकि यहाँ विसर्ग है तो यहाँ पर सिरोरेखा नहीं रहेगी। ओके, यही बताया गया है। अब देखिए अगला है, घुंडी वाले वर्णों में घुंडी के ऊपर सिरोरेखा कभी भी नहीं खींची जाती है। यानी जैसे भयानक लिखना है तो भ, तो इस घुंडी को यहाँ पे छोड़ देंगे, आगे रहेगा। जैसे श लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, अध्यापक लिखना है तो ध का घुंडी छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे होगा। ठीक है, बस यही आज का सेशन समाप्त होता है। ये क्या है, ये देख लीजिए थोड़ा सा, काकल्य वर्ण या काकल्य हंस,
स्वर यंत्र मुखी वर्ण ह को कहा जाता है। जिह्वा मूली, जिह्वा मूलक वर्ण, सब ये ह के नाम हैं ये, ठीक है, याद कर लीजिएगा आप लोग। दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। ये रहे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जिनसे प्रश्न अवश्य बनते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय।